अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड अ न्यू डे, अ न्यू शो एंड अ लॉट टू टॉक बिकॉज दूसरा ओडीआई इस वक्त जारी है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड इज क्रूजिंग प्रिटी फास्ट। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी डिस्कशन होगी, मेहमान भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और कितनी मुबारक मेरी ये अल्फाज साबित हुए हैं। अभी अभी पाकिस्तान का रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था, एक ही ओवर में दूसरा रिव्यू यहाँ पे लिया, बट इस बार पाकिस्तान विकेट हासिल करने में कामयाब हो गया। यस, द सेकेंड ओडीआई, और कह सकते हैं हम, खैर इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हैड मेड अ सॉर्ट ऑफ अ कमबैक इन दिस मैच बिकॉज न्यूजीलैंड का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त था और लग ऐसा रहा था एक मौके पे कि 350 रन बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है वो बताने के लिए व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में कैसा रहा आज का दिन, शुरुआत कैसी हुई ओडीआई की जब हम बात करें। सो शुरुआत में मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, वो इस वजह से बिकॉज पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर ली थी नसीम शाह ने फिन एलन की, और उसके बाद से फिर एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप जो है वो केन विलियमसन और कॉनवे की हुई। दो के केन विलियमसन के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, बट उस तरीके से वो पार्टनरशिप चलती गई, एक बहुत ज़बरदस्त सॉलिड पार्टनरशिप, और नॉट जस्ट सॉलिड पार्टनरशिप, बड़ी तेज़ी से रन स्कोर किए, बट इवेंचुअली जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग आवर मैच हमें अब धड़ाधड़ बिफोर स्टार्टिंग आवर शो हमें धड़ाधड़ विकेटें गिरती हुई दिख रही हैं। एंड राइट नाउ न्यूजीलैंड इज 198 फॉर 4। या एब्सोल्युटली, एज आई सेड, पाकिस्तान ने कमबैक किया, लेकिन ये न्यूजीलैंड बड़ी खतरनाक टीम है एंड स्पेशली केन विलियमसन आई बिलीव इज स्टिल बैटिंग। बहरहाल चलें जी, बात करते हैं ऑफ द फील्ड इश्यूज के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच कौन होंगे, ये मसला जो है अब सर उठाने लगा है, बिकॉज हमने शुरू में ये देखा था कि जब सेठी साहब आए थे तो उन्होंने ज़ीरो इन किया हुआ था मिकी आर्थर को, काफ़ी उम्मीदें भी जागी थी कि मिकी आर्थर जो है पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिकी आर्थर, बल्कि अब काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है कि मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ फ़िलहाल मुआहिदा नहीं करेंगे। जो वजह बताई जा रही है नेचुरली वो यही है कि उनका डर्बी शायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली उन्होंने एक्सटेंड किया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जनरली हायर पे पर भी होता है और फिर उसमें एग्जिट क्लॉज जो है वो भी ज़रा टाइट हो जाती है, ज़रा सख्त हो जाती हैं। सो उनकी ख्वाहिश ये थी बज़ाहिर मिकी आर्थर की कि वो कंसल्टेंट के तौर से काम करें, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनको क्लियरली बता चुका था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि मिकी आर्थर वाला जो ये चैप्टर है वो फ़िलहाल क्लोज हो गया है। बिल्कुल, नजम सेठी ने भी इस पे ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो सामने ले आए। उनकी स्टेटमेंट से हमें पता चला कि नजम सेठी का कहना है कि मिकी आर्थर ने पार्ट टाइम कोचिंग के ख्वाह थे, और जबकि हम फुल टाइम कोच रखेंगे। उनका कहना था कि मिकी आर्थर ने हतमी फैसले के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया है। मिकी आर्थर एशिया कप के बजाय वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी में कोचिंग करना चाहते हैं। अब बात ये होती है कि जब मिकी आर्थर अब नहीं है तो फिर उनके अलावा और कौन से लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। देखिए, याद रहे ये बात, तकरीबन एंटायर कोचिंग स्टाफ जो है पाकिस्तान का वो तब्दील हो रहा होगा, जिसमें जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो बताते ये चलें कि अभी ऑस्ट्रेलवी जस्टिन लैंगर हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। तफसील से बात की जा सकती है कि लैंगर का पाकिस्तान आना क्यों मुश्किल है। टोबी रदरफोर्ड को हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए ऑफर दी जा रही है, और इयन पॉन्ट का नाम जो है वो उनके मुतबादिल के तौर से ज़ेर गौर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फ़िलहाल इन तीनों कोचेस से बात कर रहा है। दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। लेकिन सवेरे इस डिस्कशन को कोच के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिन लैंगर, आप ये जानते हैं कि उनका जो इख्तिताम था ऑफिस टाइम विद द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वो कोई इतना अच्छा नहीं था, एक काफ़ी टर्बुलेंट सा टाइम उनका रहा था। कहते हैं कि जी काफ़ी सख्त नेचर के वो हैं और बड़े ही रूल्स ड्रिवन हैं, फिटनेस है, और प्लेयर्स से ज़्यादा अपनी पावर को जो है वो इन्फोर्स करना आमतौर से चाहते हैं। तो हमारे कल्चर के साथ उनका सेट होना एक अलग जगह है। Secondly, he was a very highly paid coach as well. He was. ये मेजर एक इशू हो सकता है अबाउट हिज सैलरी, मगर जिस वक्त मिकी आर्थर आ रहे थे ना तो सब ने यही कहा था कि मिकी आर्थर लड़ाई झगड़ा कर आ रहे हैं, सीनियर्स की वो प्लेयर पावर तोड़ना चाहते थे, और उस वजह से वो पूरा मसला हुआ था।
सो मिकी आर्थर भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी बैकग्राउंड से आए थे जब टीम पाकिस्तान के साथ आए थे। एंड यस, मिकी आर्थर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोच। वो अपनी काफ़ी मनमानी करते थे और काफ़ी मनवाते थे। एंड मे बी शायद सरफराज जो है वो इतना मोल्ड कर सकते थे कि वो कभी मिकी आर्थर की सुनते थे तो वो कभी इंजमाम की सुन लेते थे। सो जस्टिन लैंगर मुझे लगता है आ भी जाएं तो सबसे बड़ा मसला उनकी सैलरी का होगा, बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट ही हैड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मिलना मुझे मुश्किल लगता है। बट लेट्स सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि कौन फाइनल कोच होता है। बट जो चीज़ मिकी आर्थर चाह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है कि पैरेलली वो डर्बीशायर को भी कोच करते रहें और वो पाकिस्तान टीम को भी कोच करें। किसी और मतलब PSL की फ्रेंचाइज को जरूर कोच कर सकते हैं, मगर एक पूरी नेशनल टीम को कोच करना विद काउंटी टीम विद काउंटी रेगुलरिटी में मुझे नहीं लगता कि ये आसान बात है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। सो वो दोनों चीज़ें तो खैर ये मिलना आई थिंक ये नहीं होगा। लेकिन सवेरा जो ऑफ कोर्स हमने कल भी खैर इस पे बात की थी, लेकिन मिकी के जहन, मिकी स्मार्ट आदमी है, काफ़ी ज़्यादा समझदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और घाट घाट का पानी पिए हुए हैं अब तो। और उनको पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे किस तरह जब कोई नई मैनेजमेंट आती है तो उस तसलसल के बजाय हर चीज़ नई तरीके। तो मिकी लास्ट टाइम इसका शिकार हुए थे। देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीज़न लास्ट टाइम भी कि मिकी को कोई परफॉर्मेंस का ऐसा इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको टर्मिनेट करके एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जब मिसबाउल हक को जो है वो लाया गया था कमेटी में। जी खुद है अपने आप को, जी मैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर खुद साइन कर रहा हूँ। अजीब वक्त था। तो मिकी का इस वजह से शायद मेरे ख्याल से इतना वो चाह रहे होंगे कि उन्होंने कहा, उन्होंने जब उनकी जो सेठी साहब से बात हुई तो ही सेड कि फिर क्योंकि डर्बीशायर का 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, टोटल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 साल उन्होंने किया था और उसके बाद 3 साल का एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला। सो दिस इज व्हाट ही आस्क्ड फॉर कि ठीक है देन साइन अ बॉन्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड देन आई एम ओके टू कम, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी एक लगी बंदी जॉब है। आप वो छोड़ के इस अनसर्टन माहौल में आ जाएं जहाँ पे आपको यही नहीं पता कि सेठी साहब कितने अरसे तक रहेंगे। सो देयर इज नो पॉइंट कि कोई भी रिस्क ले। सवेरा फॉरगेट दिस गाय मिकी आर्थर, इस वक्त पीसीबी में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगले 3 महीने में या 4 महीने में क्या होने वाला है। वैसे मुझे ये जरूर पता चला है कि नजम सेठी साहब की जो पुरानी टीम बैक ऑफिस में मार्केटिंग साइड पे एंड ऑल, पुरानी टीम जो है वो एक बार फिर से कदाफी स्टेडियम लौट आई है। वी नो अबाउट नाइला भट्टी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की कमिश्नर उनको अपॉइंट कर दिया गया है। दिस हैज हैपेंड व्हाइल उस्मान वाला वाज एक्चुअली द प्रोजेक्ट डायरेक्टर जब थे ऑलरेडी। अब इनकी कहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी डोंट नो अबाउट दैट। I know about the revenue side as well. Revenue में भी जो पुरानी टीम है वो लाके So would the commissioner report to the director or the director would report to the commissioner? I don't know, but नाइला भट्टी बहुत पावरफुल शख्सियत थी सेठी साहब के पुराने टेन्योर पे, और बल्कि सेठी साहब जब बाद में एक कमर्शियल एंटिटी के चेयरमैन भी थे और उसके CEO थे। There are 2 power fights going on in PCB majorly. मतलब एक तो ये आपने मुझे बता दिया, एक और दूसरी है which is सलमान नसीर and फैसल हसनैन, obviously because पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से there is no CEO in the India. उस कॉन्स्टिट्यूशन में CEO को नहीं था, ये तो ये नई वाली कॉन्स्टिट्यूशन। So now there's this power game going on कि इन दोनों में से कौन बचेगा। So yes, funny scenario right now. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम they'll get a grip, मगर जब तक वो ग्रिप ले ऐसा ना हो कि चीजें चेंज हो जाए। उसकी शायद वजह ये है कि ये सब इतना अचानक हुआ है और इतना एब्रप्ट हुआ है कि अचानक रमीज के जाने से 3-4 दिन पहले हमारे जो उस साइट वाले जर्नलिस्ट हैं जो उस तरफ जिनका झुकाव ज़्यादा है, उन्होंने ये ट्वीट्स करना शुरू कर दिए थे कि रमीज़ के किस्मत का फैसला हो गया और ऐसा हो गया, वज़ीर आज़म साहब नजम सेठी से मिले एंड रमीज़ इज़ गोइंग होम। अपना सामान तक वो लेकर नहीं गए थे। आपको पता है कि उनको भी नहीं पता था कि अब मैं ऑफिस में दोबारा नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज रमीज़ का ये दावा है कि जब इंग्लैंड की टीम के लिए इशाइया दिया गया था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने रमीज़ की परफॉर्मेंस की तारीफ़ की थी और कहा था दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड बहरहाल इस दौरान जब हम बात कर रहे थे इट लुक्स लाइक दैट हमारे जनाब नवाज साहब ने जो है वो 3री विकेट हासिल कर ली है। अमेजिंग 85 पे केन विलियमसन आउट हुए हैं। दिस इज द 3rd विकेट दैट नवाज हैज गॉट एंड बड़ा साइलेंट किलर है नवाज, वैसे खामोशी से परफॉर्म करते रहते हैं। बिल्कुल। मोहम्मद नवाज की बात करें तो कभी कभार हम ये सोचते थे कि मोहम्मद नवाज को उस तरह यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज ही हैज दैट ऑल राउंड परफॉर्मेंस। बैटिंग में भी आप देखते हैं नवाज कैन बी रिलायबल, बॉलिंग में भी वी हैव सीन हिम टाइम बाय टाइम कि वो बड़ा एक एप्ट टाइम पे आते हैं और विकेट लेकर चले जाते हैं। सो यस, मोहम्मद नवाज अनदर विकेट डाउन, 201 राइट नाउ फॉर न्यूजीलैंड, 5 विकेटों के नुकसान पे।
एक टाइम पे ऐसा लग रहा था अदील के 300 का 300 प्लस का टारगेट होगा, अभी भी इट इज द 35th ओवर व्हिच मींस 15 मोर ओवर्स टू गो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? नहीं देखिए, अभी इनके पास ग्लेन फिलिप्स इस वक्त जो फिलिप्स खेल रहे हैं हम जानते हैं। अच्छा, इसके बाद माइकल ब्रेसवेल पिछले मैच में काफी तेज, आई थिंक सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से वो खेले थे, और मिचेल सेंटनर। सो आई रियली डोंट थिंक दे आर क्रॉसिंग 300। वो जो 350 वाली जो गेम, 325 वाली गेम, वो तो अब नहीं लग रही। न्यूजीलैंड वुड बी वेरी सेटिस्फाइड अगर वो 280-290 रन बनाने में अभी भी कामयाब हो जाते हैं। आई थिंक 300 इज समथिंग दे शुड रियलिस्टिकली टारगेट, बिकॉज उससे कम अगर उन्होंने स्कोर किया देन यू आर एक्चुअली प्लेइंग पाकिस्तान गेम। बिकॉज पाकिस्तान के लिए अब, एक ज़माने में चेस करते हुए हमारी तो चीखें निकल जाया करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए अपनी कंडीशंस में 270, 265, 280 चेस करना जो है मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स आ गए हैं और हारिस सुहेल भी ज़ाहिर हैं, और उनके आने से भी एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट। लेट्स होप कि जो टेस्ट में सरफराज के आने से फ़र्क पड़ा था वो हारिस के आने से ओडीआई में पड़े। ज़ाहिर है हारिस हैज़ गॉट अ पॉइंट टू प्रूव, विदाउट कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस के बगैर वो टीम में आए हैं। आई डोंट वांट टू से कि वो पैराशूट करके लाए गए टीम में, लेकिन बज़ाहिर उनसे पहले शायद पैकिंग ऑर्डर में और कुछ खिलाड़ी हो सकते थे अगर क्राइटेरिया डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है। 3 साल पहले आखिरी बार ओडीआई पाकिस्तान के लिए वो खेले थे, लेकिन लेट्स होप ही ब्रिंग्स इन दैट स्टेबिलिटी इन द पाकिस्तान साइड। तो स्कोर इस वक्त न्यूजीलैंड का 201, 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं, एंड डेफिनेटली व्हेन स्कोर वाज 183 फॉर 1, न्यूजीलैंड इन कंप्लीट कंट्रोल था। लेकिन अब पाकिस्तान ने 20 रन के अंदर अंदर उनके 4 और विकेटें हासिल कर लिए हैं। सो या, गुड कमबैक बाय पाकिस्तान, डेफिनेटली गुड कमबैक बाय पाकिस्तान। और मतलब जिस तरह से अब बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया उस टाइम को, वरना ऐसा लग रहा था कि नसीम ने वो जो एक विकेट ली थी उसके बाद इट वाज ऑल साइलेंस एंड न्यूजीलैंड वाज क्रूजिंग थ्रू। बट एक चीज़ आज आपने नोट की अदील, एक तो ये कि न्यूजीलैंड ने खुद ऑप्ट किया पहले बैटिंग करने के लिए टॉस जीत के, दो के हम समझ रहे थे कि नहीं जी जो भी टॉस जीतेगा दे विल फील्ड फर्स्ट, और एंड द वे दे स्टार्टेड ऑफ, तेज खेले आज कंपैरेटिवली लास्ट टाइम से, पहले ओडीआई के हिसाब से दे प्लेड कंपैरेटिवली फास्ट। या और मेरा ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड को पिछले मैच में इस बात का एहसास हुआ होगा कि अगर, क्योंकि वो तो उन्होंने बिलो पार टोटल पाकिस्तान को दिया था, तो दे वुड हैव रियलाइज कि मे बी अगर वो 30-40 रन एक्स्ट्रा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर उस मैच में भी हो जाते, लेट्स से 285, 290 तक अगर वो स्कोर कर लेते, तो फिर पाकिस्तान को वो टफ टाइम दे सकते थे। और आज शायद, एंड इट लुक लाइक टुडे, कि आज वो एक टफ पाकिस्तान को टोटल देंगे। लेकिन ये जो विलियमसन की विकेट इस वक्त गिरी है 85 रन पे, वेल सेट विलियमसन आउट हुए, बहुत खूबसूरत डिलीवरी है नवाज की दी जिस पर, बल्कि विलियमसन अपने दोनों गेम्स में बहुत खूबसूरत गेंदों पे आउट हुए हैं जो कि फ्रेम करवाई जा सकती हैं। इनकी जो है वो नॉन फंजिबल टोकन्स बनाए, NFTs बनाई जा सकती हैं, इतनी खूबसूरत ये विकेट थी। अच्छा, अभी मेरे सामने हम उस्मान वाला का जिक्र कर रहे थे, उनका ट्वीट मेरे सामने आया हुआ है अबाउट द टिकटिंग पार्ट, एंड ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये क्रैक प्रॉब्लम नहीं कर पाया है पीसीबी। वो कहते हैं ये प्रॉब्लम क्रैक नहीं कर पाया, वही हुआ है कि ई टिकट इज फाइन विद द ओरिजिनल ID कार्ड यूज्ड टू परचेज द टिकट, नो वन हैज टू कलेक्ट द फिजिकल टिकट once you have bought online. So test में you had to go and get but the last tweet I read, like before the first ODI, there he himself said that we need to have a physical ticket. I have no idea, seriously because speaking, it's a paper ticket now, और वो कार्ड भी नहीं है। So confusing, honestly speaking, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा हम तरीका बनाना चाह रहे हैं अपनाना। देखिए, टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन करना चाह रहे हैं तो फिर तो just have this on your mobile phone and you just go inside, इससे अच्छी और क्या चीज़ होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मेरा थोड़ा जो एक्सपीरियंस इसमें है, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टेक्नोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करता। सो व्हाई डोंट वी गो ओल्ड स्कूल, व्हाई डोंट वी जस्ट हैव दोस टिपिकल प्रिंटेड फिजिकल टिकट्स जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स हों एंड पीपल जस्ट गो इनसाइड। सो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह जो लोग कतरा रहे हैं मैच देखने जाने से, वो यही है दैट दे आर सो कंफ्यूज कि होना क्या है। बिल्कुल, और टिकट बूथ नॉर्मली ट्रेडिशनल वे की तरह चले जाएं जब नहीं हो रहा, कनेक्टिविटीज़ का इशू। बिकॉज मैं याद ये करती हूँ अदील के अभी ऑस्ट्रेलिया में तो इट वाज लाइक कि ये फ़ोन वहाँ वो गेट्स बने हुए हैं, कोई किसी के खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो गेट पे उन्होंने खुद वो स्कैन किया और वो खुद निकल गए सामने। सो यस, हम अभी बहुत पीछे, हमने और बहुत कुछ सीखना है। बट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अरशद खान साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ मैं गेम सेट मैच पे। उन्होंने हमें अभी ज्वाइन करना है, फ़ोन लाइन पे वो हमें ज्वाइन इन करेंगे, सो वील जस्ट वेट फॉर हिम टू ज्वाइन। और मैं जो बात कर रही थी कि हमने
नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना तो कर दिया है, बट अरीना सिर्फ नाम से अरीना नहीं होगा, वी नीड टू हैव एन अरीना। मतलब मैं अभी भी स्टेडियम जाके देखती हूँ, वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट in our state. Savira, I just don't understand the reason कि ये हो क्यों नहीं रहा है, because जिन लोगों को फाइनेंस के मामलात में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनके P&L स्टेटमेंट, वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आपको पता चल जाता है, पब्लिक डिस्क्लोजर होता है इनका कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाउ मच मनी डू दे मेक। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बिलियंस में है, उनकी बिलियंस में है। हाउ मच डू यू थिंक इट्स, ये जो कुर्सियाँ यहाँ पे लगनी है, ये कितना इसमें खर्चा आपका आने वाला है? मामूली सा एक्सपेंस है बिल्कुल। जस्ट प्लीज चेक आउट, हम जो बार बार बात करते हैं, जरा व्यूअर एक्सपीरियंस जाके देखें। वो बाबा आदम के ज़माने के वहाँ पे बड़े बड़े वो स्टील के जो हैं वो पिलर्स लगे हुए हैं, लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस इज सो बैड। वंस एंड फॉर ऑल कोई 2 बिलियन 3 बिलियन रुपए, दिस इज एन कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस बाय द वे, ये तो आप इसको एमोटाइज करें ओवर द नेक्स्ट 5 और 6 ईयर्स, उसकी वजह से ये किया जा सकता है। आई मीन इट रियली बॉगल्स, आई मीन आप हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक, अजीब सा लगता है कि वो शादी वाली जो कुर्सियां हैं वो लगाई जा रही हैं, काली कलर की कनातें लगाई जा रही हैं, वो उसको जो है साइट स्क्रीन बनाने के लिए। एंड आई रियली डोंट नो, आई मीन सीरियसली ऐसा लगता है कि जो इतने साल देखें, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इतने साल से क्रिकेट नहीं हो रही थी, अब तो माशाल्लाह 3.5-4 साल से क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में। आई रियली डोंट नो व्हेन आर वी गोइंग टू कैच अप। अब या तो ये बता दें कि जी इनका पूरा प्लान, आपको पता है कराची के आउटस्कर्ट में एक सोसाइटी है जहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, या तो लोगों को ये बता दें कि भाई वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान वो स्टेडियम है, इसलिए वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना। लेकिन अगर आपको ये स्टेडियम रखना है, विच यू शुड एक्चुअली, बिकॉज दैट्स फार ऑफ द सिटी, तो इस पे इन्वेस्ट करें कुछ। बिल्कुल इन्वेस्ट बिल्कुल करना पड़ेगा, और क्यों ना इन्वेस्ट करें, जब आप इतना अर्न करते हैं तो क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए। बट वक्त अभी गेम सेट मैच में एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू। वेलकम बैक गेम सेट मैच, अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं, एंड पाकिस्तान इज टेकिंग, इस वक्त कह सकते हैं, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस गेम। व्हाट ए जबरदस्त टर्न अराउंड इस मैच में हुआ है। एक मौके पे जहां पे 182 पे सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ था न्यूजीलैंड का, 206 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और पाकिस्तान की जानिब से 4 विकेटें हासिल की हैं। नवाज ने 35 रन देकर एक और विकेट लें, एंड दैट वुड बी नवाज़ करियर बेस्ट बॉलिंग। नवाज की बात की, पाकिस्तान के स्पिन बॉलर, और इस वक्त पाकिस्तान के एक साबिक स्पिन बॉलर और टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद खान साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। सर, सबसे पहले तो एंजॉय कर रहे हैं सीरीज को, ठीक है, टेस्ट मैच जैसे गुजरे हमारे हुए, हमने ड्रॉ किए, बट इस वक्त अगर मैं ओडीआईज की बात करूं तो अब इस वक्त आई कैन इजीली से दैट पाकिस्तान इज एट द टॉप। जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो आप लोग? वालेकुम जी बिल्कुल। टेस्ट मैचेस तो गुजर गए, उसके लिए भी हमें थोड़े से पिछले 10 साल से तो प्लान किया नहीं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में है टाइम हमारे पास कि हम उसको प्लान करें। लेकिन अभी वनडे हो रहे हैं, पहला वनडे हम बड़ा अच्छा जीते हैं, और सेकंड में अभी जो कमबैक हुआ है, जैसे नवाज ने बेहतरीन स्पेल कर दिया, और अभी 106 के मेरे ख्याल में 6 आउट हैं, तो इट्स अ ब्रिलियंट एफर्ट किया इन्होंने, क्योंकि मेरे हिसाब से 280 या 290 होना था, अभी भी चांसेस है, लेकिन ये है विकेट 280 और 270 का विकेट है। 280 या 270 का मतलब ये कि पाकिस्तान फेवरेट हो सकता है, बिकॉज इस तरह के टोटल जिस तरह पाकिस्तान अब अरशद साहब चेस करता है, सो हमारे लिए आपको लगता है कि यहाँ पे, और जिस तरह की फॉर्म में हमारी माशाल्लाह टीम नजर भी आई है पहले ओडीआई में, सो पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन कि आज हम ये सीरीज रैप अप भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारी बैटिंग कंप्लीट है, और सेकेंडली हमारे जितने भी, अगर आप देखें, जो नए लड़के भी, अभी नए तो नहीं है, जैसे हारिस सुहेल आया वापस कमबैक किया, और जिस तरह उसने स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, तो मेरे ख्याल में इजी हो जाएगा पाकिस्तान। ये अगर थोड़े से ऊपर से थोड़े रन हो, जैसे फखर और उसने इमाम ने रन ही किए, लेकिन अगर इमाम जिस तरह की फॉर्म में है, अगर ये ऊपर से कुछ रन कर लेते तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने जिस तरह यंग लड़कों से तब्दील किया अपना बयान के, वापसी की है हारिस सुहेल ने। सो अरशद साहब, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम अपने यंगस्टर्स की बात करते हैं, अपने यंग लड़कों की बात करते हैं, हमने हारिस सुहेल की स्टेबिलिटी पास्ट में भी देखी है कि मतलब मेरे ख्याल से जब तक बाबर टीम में नहीं आए थे तो लगता था सबसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड अगर कोई प्लेयर हैं वो हारिस सुहेल हैं, और हारिस सुहेल जिस तरह खेलते हैं हम सबको पता है। तो क्या यंग लड़कों में भी हमें इस तरह के रिलायबल प्लेयर्स दिख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में?
जी है, यंग में भी है, लेकिन सवेरा बात वही आ जाती है कि आप जब तक डोमेस्टिक में थोड़ा लंबा उनको देते नहीं। अगर आप देखें हारिस सोहेल, तो जब ये बाहर गया था तो ये बेसिकली T20 की परफॉर्मेंस से बाहर हुआ था और फिर उसको 2 साल 2.5 साल इसको मौका नहीं मिला। अगर उसकी एवरेज आप देखें तो 46-47 एवरेज वाला कभी भी बाहर नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि एक फॉर्मेट में वो खेलते हैं, दूसरे फॉर्मेट से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक, वेरी गुड, वेरी जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन अगर आप उसकी डोमेस्टिक देखें तो मेरे ख्याल में वो है कि फर्स्ट क्लास खेले। जब तक आप 25-30 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलते हो तो आप ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करोगे अपने रियल टैलेंट के थ्रू, लेकिन कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो डोमेस्टिक की परफॉर्मर जैसे अभी शाहिद ने बहुत जबरदस्त डिसीजन लिए, सरफराज 2-3 साल से बाहर आया, इसी तरह उससे हारिस सोहेल आया, अभी उसामा जो है ये भी डोमेस्टिक कंटिन्यू करके आया। मेरा ख्याल में बड़ा जबरदस्त स्टाइल है, बड़े बोल्ड डिसीजन उसने किए और वो अभी इसी तरह मेरे ख्याल में अगर जितने देर तक वो रहता है तो अच्छे डिसीजन करेगा। बिल्कुल अर्शद साहब, हमारे ज़रा ये क्रिकेट का मसला रहा, एक तो हम क्रॉस फॉर्मेट पे डिसीजंस बहुत लेते हैं, एक फॉर्मेट में चल रहा है दूसरे में ड्रॉप कर देते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोगों का ये ख्याल है कि खुशदिल शाह जब पाकिस्तान पिछले ODIs खेल रहा था तो खुशदिल ने अच्छे रन स्कोर किए थे और उसको कम से कम ODI की फॉर्म की बुनियाद पर जो है, पुराने मैचेस की फॉर्म की बुनियाद पर उसको होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो T20s में फेल हुआ है तो उसको ODI में भी सेलेक्ट नहीं किया गया। वर्ल्ड कप का साल है अर्शद साहब, टीम को देखकर कितना लगता है आपको कि हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, या ये वो खिलाड़ी हैं जिसमें से हम अपने बेस्ट प्लेयर्स को पिक करके वर्ल्ड कप के लिए खिला सकते हैं? क्योंकि ये भी नहीं हमें लगता कि शाहिद खान आफरीदी तो अभी इंटरिम बेसिस के ऊपर हैं, अभी वक्ती तौर से मौजूद हैं, हमें नहीं लगता कि शायद वो मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इतनी अनसर्टनटी, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के साल में ये परेशान कुन अमल होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर आप देखें आपके पास फास्ट बॉलर की बैटरी कंप्लीट है, आपके पास स्पिनर्स ऑलमोस्ट 1-2 स्पिनर्स हैं आपके पास, जैसे शादाब और नवाज, अभी उसामा आया, इब्रार अहमद है। तो हमें मेरे ख्याल में इंडिया के, अगर आप इंडिया की वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं तो इंडिया में आपके पास 4 स्पिनर्स होने चाहिए। 3 जाएंगे, 1 बैकअप पे रहेगा, तो ये आपकी बॉलिंग बैटरी तो कंप्लीट हो गई। आपके पास बैटिंग में भी अब जैसे हारिस सोहेल आया, साथ में 2 खुशदिल की बात आपने की, खुशदिल की डोमेस्टिक की अगर आप देखें तो वनडे की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और इंटरनेशनल में भी अच्छी रही है। अनफॉर्चुनेट है कि वो T20 में नहीं कर सका, तो उस वजह से, क्योंकि उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया था कि 3 ओवर 4 ओवर आपको देंगे। थोड़ा सा हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उस फॉर्मेट में उसको खिलाए। उसके पास अब जैसे सरफराज ने परफॉर्म किया तो हर बंदा यही कह रहा है कि जिसको वनडे में भी होना चाहिए था, लेकिन अगर आपके पास रिजवान है तो क्यों होना चाहिए था? तो ये हमारी थोड़ा सा हमें चीजें चेंज करनी पड़ेगी कि जो जिस फॉर्मेट पर परफॉर्म करे उसी में उसको खिलाया जाए, तो हमारी टीमें भी बन जाएंगी और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, और जिस बेंच की हम बात करते हैं हमारी बेंच भी बढ़ जाएगी, हमारे पास ज़्यादा लड़के होंगे, अलग अलग फॉर्मेट को अलग अलग लड़के रिप्रेजेंट करने के लिए होंगे। बट अर्शद साहब, एक बहस 2-3 दिन से जो है वो लगातार वो चल रही है, वो बहस ये है कि जैसे अदील ने भी कहा कि वर्ल्ड कप का साल है, हम ODI की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो है बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन पर टिक मार्क लगे हुए हैं, हमारे पास अच्छे खासे लड़के हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बट एक पॉइंट ये है, हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, हम पाकिस्तान कप की जब बात करते हैं, कि जब पाकिस्तान कप खेला जाता है हमारी जो मेन टीम है वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ होती है, वो बिजी होती है रेगुलरिटी में। पिछले कोई 3-4 साल का आप रिकॉर्ड निकालें तो हमारी मेन टीम सीरीज़ खेल रही होती है और पाकिस्तान कप में बाकी लड़के होते हैं। आपको लगता है कि अभी क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है, बीच में कहीं ना कहीं कोई जगह निकाली जा सकती है? मोस्ट प्रॉब्ली IPL की विंडो में पूरी दुनिया जो है वो IPL में मसरूफ़ होती है। हम शायद पाकिस्तान कप अभी हुआ है, मगर हम फिर से अगर इस साल का पाकिस्तान कप अर्ली करवाना चाहें जिसमें हमारे मेन लड़के भी शामिल हो, आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल अगर नहीं भी है तो इसको पॉसिबल बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा बात वही आ जाती है कि जब हमारा डोमेस्टिक होता है, हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं जब तक वो डोमेस्टिक सर्किट में रहेंगे नहीं, खेलेंगे, हमारे अभी पाकिस्तान कप हो रहा था तो तकरीबन जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं जिनसे बच्चों ने सीखना होता है या उनके साथ खेल के मजा आता है, तो सारे बिग बैश में गए हुए थे। इस तरह अभी बांग्लादेश चले जाएंगे, तो ये हमारे जो डोमेस्टिक की जो स्पेशली वनडे और T20 की जो टीम जो डोमेस्टिक है उसमें एटलीस्ट हमारे अपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको खेलना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये अगर वो नहीं खेलेंगे तो क्राउड भी नहीं आएगा, लोग इंस्पायर नहीं होंगे,
आपके पास जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो किससे सीखेंगे? कोचेज आपको ग्राउंड में नहीं सिखा सकते। बेसिकली आपकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो आपको ग्राउंड में आपके साथ जो सीनियर क्रिकेटर होता है वही आपको सिखाता है और वो उसी से आप सीखते हो। तो मेरे ख्याल में ये विंडो आपने जो बात की बड़ी जबरदस्त है कि आईपीएल अगर हो रहा है तो आईपीएल में हमें जरूरी नहीं है कि हम पूरे बहुत ज्यादा टीमें डालें, लेकिन हम जो हमारे पास बेंच के प्लेयर्स हैं, कुछ हमारे हैं, कुछ डोमेस्टिक अच्छे परफॉर्मर, 3 से 3 टीमों का एक ट्रायंगुलर करा के उसमें लंबे मैचेस हो जाए कि लोग भी और मुख्तलिफ शहरों में, छोटे छोटे शहरों में के लोग आए तो उनसे उनको मजा भी आएगा और मेरे ख्याल में ये जबरदस्त आइडिया है। बिल्कुल, उस आईपीएल की विंडो में आप आराम से जो है हम कर सकते हैं पाकिस्तान का। और अर्शद साहब यहाँ पे ज़ाहिर है जो एक और सवाल बनता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर जिक्र भी हुआ है तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बल्कि कहना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर नया बना था उसको ख़त्म करके अब हम दोबारा स्ट्रक्चर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इसके क्या कदोखाल होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये बात अभी तक समझ में आ नहीं पा रही है, बिकॉज काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं और सिलसिला चल रहा है। आप ज़ाहिर है आप भी कोच रहे हैं, बहुत नौजवानों के साथ आप भी काम करते हैं, आपकी ज़ाहिर है कोचिंग फुल टाइम कोच की हैसियत से भी आप खिदमत सर अंजाम देते हैं अपनी। आप क्या समझते हैं ये डिसीशन जो वापस जाने वाला था पुराने तरीक़ाकार में, ये सही है या गलत है? मैं इसको गलत सही तो नहीं कह सकता, लेकिन जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी वो मेरे ख्याल में आपके पास एक स्टेप टू पाकिस्तान टीम था। जैसे हम रीजन भी खेल रहे, मैं रीजन भी खेल रहा हूँ, उस टाइम मैं खेलता था तो हम लोग खेलते थे। हमारी कोशिश होती कि हम डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट की बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट होती थी तो वो तो एक बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी एक बात करूंगा कि जो भी सिस्टम आप बनाते हैं एटलीस्ट उसको 6 से 7 साल देने चाहिए। अब जब ये सिस्टम 4 साल बाद खत्म हुआ है, अभी जो नया बन रहा है वो मेरे ख्याल में बनना चाहिए, लेकिन फिर अगर कोई और नया चेयरमैन आता है या कोई भी आता है तो मेरे ख्याल में उस सिस्टम को 7-8 साल देने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोगों को जॉब देना, फिर लोगों को निकालना, फिर प्लेयर्स को इधर करना, प्लेयर्स को उधर करना, तो वो थोड़ा सा प्लेयर्स भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अभी जो ये सिस्टम ये लोग बना रहे बड़ी मेहनत कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो फिर मैं भी यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि 6 से 7 साल पहले कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि 7 साल 8 साल तक उस सिस्टम को कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको कैसे रोका जाए, ये तो मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ कि कैसे एक पॉलिसी की यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए कि नहीं जी यही डोमेस्टिक सिस्टम रहेगा, चाहे मैनेजमेंट बदले, चाहे चेयरमैन बदलें, चाहे सीईओ आए, चाहे सीओओ आए, मगर डोमेस्टिक सेटअप एक ही रहे। बिकॉज पिछले पता नहीं कितने सालों से, एज फार एज आई रिमेंबर 2003 से ये जो वर्ड है ना ओवरहॉलिंग, ये हमारे पीछे पड़ गया। हम 2003 से सुन रहे हैं ओवरहॉलिंग हो रही है, पाकिस्तान टीम में ओवरहॉलिंग हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओवरहॉलिंग हो रही है। तो ये तो हम हर दफ़ा यही होता है, स्क्रैप से शुरू करते हैं, फिर एक आता है, एक नया बंदा आता है, वो सारी पुरानी चीज़ें उखाड़ देते हैं, फिर एक नए सिलसिले से शुरू करते हैं। इसको कैसे हम एक यूनिफॉर्म डोमेस्टिक सिस्टम बना सकते हैं जो कि कोई ना हिला सके? ये इसमें आइन में इनकी चेंजेस करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि जो भी आता है वो जाहिर है वो कहता है मैं ही पढ़ा हूँ, मैं ही चीजें करूँगा। लेकिन हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो हमारे नए जनरेशन के लिए, स्पेशली हमारे प्लेयर्स के लिए, कि वो भी उनको भी उनको एक पता हो कि यार मैंने यही करना है। हमारा बुक अभी तक नहीं बन सका है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप देखें दुनिया में जब भी जहाँ भी आप क्रिकेट खेलते हो, सीजन से पहले आपका एक बुक बनता है, पूरे मैचेस उसमें आते हैं कि कहाँ होना है, कौन से वेदर में कहाँ मैच हो सकते हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है, क्या सिस्टम है। वो अभी तक मेरे ख्याल में हमें कोई 60-65 साल हो गए क्रिकेट को या 70 साल, लेकिन हमारा आज तक कोई बुक नहीं बन सका कि हम जब सीजन शुरू होने से पहले हमें अपना बुक देखें और उसमें चेक करें कि हमारे कहाँ मैचेज है, फर्स्ट क्लास के कहाँ पे, कौन सी डेट्स पे मैचेस शुरू हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इस चीज़ों पे अब मेरे ख्याल में काम करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में अब लोगों ने तरक्की कर ली, हमें भी अब कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, अभी एक बड़ा क्लोज डिसीजन डीआरएस पे गया, और डिसीजन ये नॉट आउट था ओरिजिनल डिसीजन, और अच्छा आउट था ओरिजिनल डिसीजन, स्टे आउट। तो 7वीं विकेट न्यूजीलैंड की अभी गिर गई है, 220 रन, और ये अभी भी जबकि 10 ओवर्स बाकी हैं। तो फिर लेकिन माइकल ब्रेसवेल जिनसे उम्मीदें थी कि आखिर में रन्स कर सकते थे, सवेरा विकेट पे बहुत ज़बरदस्त स्पिन इस वक्त मिल रहा है, और मैं देख रहा था कि हारिस सोहेल से भी बॉलिंग करवाई जा रही है। याद रहे कि न्यूजीलैंड आज एक एडिशनल स्पिनर खिला रहा है, प्लेइंग टुडे। सो अरशद साहब, कराची की ज़ाहिर है विकेटों पे आप भी काफ़ी खेले हैं,
कराची में थोड़ा विकेट का मिजाज जो है वो बड़ा मुख्तलिफ सा हुआ करता था, या यही ऐसी विकेट होती थी कि थोड़ी सी स्लो विकेट और उस पर टर्न मिला करता है? क्या आपको अपने ज़माने की ही विकेट लग रही है ये? नहीं, हमारे ज़माने की ये विकेट नहीं है, क्योंकि वहाँ उस टाइम भी अगर आप पुराने ज़माने में आप देखें तो कराची में वाहिद जगह थी कि जहाँ पे 300 रन होते थे, और स्पेशली पहले बैटिंग में तो बहुत रन होते थे। लेकिन ये लास्ट मैच में जिस तरह का वो बिहेव था, लड़के बहुत ज़बरदस्त खेले। अगर वहाँ पे लड़के थोड़ा सा पेशेंस ना दिखाते तो मेरा ख्याल में हम मैच भी हार सकते थे। तो ये है कि विकेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 35 ओवर के बाद विकेट ने टर्न शुरू हुआ है बड़ा जबरदस्त, और नवाज ने एकदम से अपना ओवर शुरू कर दिया। पहले अगर आप देखें तो वो 280 290 का विकेट लग रहा था, अब जाके वो आप कह रहे हैं कि स्पिनर भी उन्होंने खिलाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में उनके जितने कम रन पर स्टिक करें तो अच्छा है। अरशद साहब, बड़ा ये वैसे टची टॉपिक आजकल बना हुआ है जब हम पिचेस की बात करते हैं, और वाकई कराची में आपने भी काफ़ी खेला हुआ है। जब हम पिचेस की बात करते हैं तो कुछ अजीब सा हो गया है पाकिस्तान की पिचेस के साथ। मतलब आप यू टॉक अबाउट नेशनल स्टेडियम की विकेट, तो ये विकेट जो है ये बैटिंग पैराडाइज कहलाती थी, मगर साथ ही साथ फास्ट बॉलर्स को भी बड़ा सपोर्ट मिलता था, जो कि बिल्कुल इस विकेट पे नहीं दिख रहा। हम पिंडी की पिच की बात करते थे तो पिंडी की पिच एक वाहिद वो ऐसी पिच थी जहाँ पे हमें थोड़ा सा लगता था वो वेस्ट वाला हिसाब, थोड़ा सा जी वो जी हमें स्किट मिलता था फास्ट बॉलर को जो है। मगर अब जो है इन पिचेस के साथ पता नहीं क्या किया गया कि ये सारी पिचेस जो है कुछ अजीब सी तरीके से रिएक्ट कर रही है। नहीं सवेरा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले पिचेस में ये था कि स्विंग भी था, थोड़ा बाउंस भी करते थे। अब क्योंकि मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ बैटिंग के लिए जी, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा रविश चेंज करना चाहिए। विकेट हमारे पास ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। विकेट क्यों सिर्फ बैटिंग के लिए हम खेल रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ बन गई अचानक से। हमारी तो हमेशा फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी। हमारी तो बॉलिंग स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो बैटिंग की स्ट्रेंथ तो हमारी कभी भी नहीं बनी है। लेकिन हमें मेरे ख्याल में हमारे पास ये इसी ग्राउंड में, अगर आप इन ग्राउंड मैन को कह रहे हैं कि हमें सपोर्टिंग विकेट दो, अच्छी बैलेंस विकेट, तो ये आपको बना के देंगे। लेकिन जब रात में वो बनाते हैं और फिर रात की उसकी रात कट जाती है तो वो मर जाता है, वो विकेट बिल्कुल डेड हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें अब आगे की सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया खेलना है, इंग्लैंड खेलना है, साउथ अफ्रीका खेलना है, तो इन जगहों के लिए हमें थोड़ी सी विकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और थोड़ी सी ग्रास छोड़ के उसको फिर अगर आप रोल करते हो तो बड़ी जबरदस्त। हमारे पास पेशावर में ग्राउंड मैन हुआ करता था, या कराची में भी बड़े अच्छे ग्राउंड मैन है, या लाहौर में, ये बना सकते हैं। और हम खेले हुए ऐसे विकेटों पे, डोमेस्टिक में ये लोग बनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में सडनली ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि विकेट बिल्कुल ऐसे लगता है कि इस विकेट पे तो रन ही रन होते हैं। लेकिन कराची में हमेशा सपोर्टिंग विकेट हुआ करता था अगर वो बनाते थे तब, अदरवाइज। तो अब बनानी चाहिए ऐसी विकेटें। जिस तरह आपने नाम कहा वैसे ही मुझे वो है कि रियाज साहब एक हमारे क्यूरेटर होते हैं जो कि पहले पिंडी के क्यूरेटर थे, जो अभी नेशनल स्टेडियम के, वो बहुत ही जबरदस्त, उनके हाथ से जो भी पिचेस बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। बट आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। बट थैंक्स अ लॉट अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच का हिस्सा बनने का। लेट्स सी कि क्या रहता है, किस तरह रहता है। आर वी एक्सपेक्टिंग 2-0 हियर? नहीं, मुझे तो इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी सिर्फ ये स्पिन देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने शायद विकेट को सही पढ़कर आ गए, न्यूजीलैंड सॉरी, और लग यही रहा है कि उन्होंने इस जोड़ी को रखने की वजह यही है बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग, बल्कि दे विल बी वेरी हैप्पी। इस वक्त आई थिंक उनकी स्ट्रेटेजी यही लग रही है सवेरा, दे वांट टू प्ले आउट द 50 ओवर्स। देखते हैं 260 265 बोर्ड पे पुट करें एंड पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। बहरहाल जी, गुड विशेस टू पाकिस्तान टीम। अल्लाह करे आज मैच जीत के हम सीरीज भी अपने नाम करें इंशाल्लाह। अदील और सवेरा की आपकी मुलाकात कल होगी। एक बार फिर अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।